हाय फ्रेंड्स, ईटीवी बेसिक आइडियाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट पेपर 1 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये सीटेट पेपर 1 का जो पेपर है वो 28 दिसंबर 2022 को हुआ था सीबीटी की तहत, और सेक्शन उसका मैथमेटिक्स पेडागोजी पार्ट जिसका हमने मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन पार्ट हमने हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके वॉच कर लीजिए। आज हम पेडागोजी की क्वेश्चन पार्ट 2 जो 28 दिसंबर को हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पार्ट में हमने कर लिया है और ये 16 नंबर क्वेश्चन है जिसको हम आज करेंगे। 16 number question for primary grade children, an understanding of approximation and estimation would lead to the development of which of the following concepts। ठीक है, एक बार थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। राइट, ओके, फाइन। अब देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांजिटिविटी, सेकंड ऑप्शन मेजरमेंट, सी इज पैटर्न एंड डी इज कैलकुलेशन। ठीक है, हिंदी में उसी क्वेश्चन को हम हिंदी में देखते हैं। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाती है। अगर सन्निकटन और अनुमान का जो समझ है बच्चों का वो किस संकल्पना के विकास की ओर ले जाती है, तो ऑप्शन दिया है संक्रमिकता, मापन, नमूनों, परिकलन। ठीक है, आप देखेंगे इसमें से कौन कौन से करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सन्निकटन एंड अनुमान, तो सबसे पहले हम एक दूसरे से जब कंपेयर किया जाता है, ठीक है, तो हम उसकी सन्निकट और अनुमान सन्निकट पहुंचने की कोशिश करते हैं बच्चे हैं, है ना। जो तो ट्रांजिटिविटी करेक्ट हो सकता है, ट्रांजिटिविटी एक दूसरे से कंपेयर करके, एक दूसरे से तुलना करके उसके बारे में जानना। फिर अगर कोई मेजरमेंट है, कोई मापन है, तो उसको अनुमान के तहत भी बता सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और उसको जब आप किसी रूलर के मदद से अगर उसको मापेंगे तो वो सटीक निकल सकता है या कुछ अंतर पड़ सकता है, तो मापन भी हो सकता है। मैथमेटिक्स कुछ शेप्स को, कुछ आकृतियों को, 3D आकृतियों को बच्चों को देकर नमूना दिखा सकते हैं। जैसे कोई बॉल को देकर सर्कल बता सकते हैं, है ना, पेंगल को देकर सर्कल बता सकते हैं, या पेन जो सर्कल जो घूम रहा है उसको देख के सर्कल बता सकते हैं। ट्राइंगल के लिए बहुत सारे शेप हम देकर बच्चों को अनुमान और सन्निकटन के बारे में, बच्चे उसको अनुमान करेंगे या उसके नजदीक पहुंचेंगे तो नमूना भी सही हो सकता है। ठीक है, और सन्निकटन अनुमान के लिए परिकलन, कैलकुलेशन जो नंबर का कैलकुलेशन है ना, इसके लिए बच्चा डायरेक्ट सॉल्व करके हल कर सकता है। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ए, बी एंड सी। ठीक है, जिससे सन्निकटन एवं अनुमान की समझ जब होती है तो वो ये संक्रामकता, मापन, नमूना, ट्रांजिटिविटी, मेजरमेंट और पैटर्न के विकास के लिए आती है, डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। ओके, डन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज when asked to write 567, a child writes it as 50067, what would be the most appropriate reason for this error। ठीक है, इस ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस जो पेडागोजी पार्ट है उसमें भी सॉल्व किया है, उसको जाके देखेंगे। और ये ऑप्शन लगभग सेम है, आंसर लगभग सेम है, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन से आंसर सही होगा। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे 50067 लिखा। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और ध्यान शून्य श्रोता है, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाया है, बच्चा केवल 2 अंक की संख्या में जानता है, स्थानीय मान की अवधारणा पढ़ाने में शिक्षक की अक्षमता होती है ना। ठीक है, अक्षमता है ना। तो ये हिंदी में, इंग्लिश में, चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव इन द क्लास एंड इज केयरलेस लिसनर। ठीक है, child is a careful listener but has not established the concept of place value। child recognizes only 2-digit numbers, teachers inability to teach the concept of place value। so ये क्वेश्चन प्लेस वैल्यू से रिलेटेड है। बच्चे को प्लेस वैल्यू की सही समझ नहीं है, इसीलिए बच्चा उसको सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, बच्चे को प्लेस वैल्यू की समझ नहीं होगी तो वो नंबर्स को बिना प्लेस वैल्यू का नंबर लिखेगा, जैसे सुनेगा वैसे ही लिखेगा। ठीक है, सो 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों
Which of the following is an example of culturally specific knowledge that is displayed in early mathematics learning by very young children? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, जो प्रारंभिक स्तर के जो बच्चे हैं, प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में जो बहुत छोटे बच्चे हैं, है ना, उनके द्वारा कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है? ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन को पहले पढ़ लेंगे। नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर्स, नंबर ऑपरेशंस, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉल्विंग मैथमेटिकल पजल्स एक्सेट्रा। अधिगम करता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, संख्या संक्रियाएं हैं, दिक्स्थान संबंधी समझ, गणितीय पहेलियां आदि हल करना। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उसको हम नंबर वर्ड पढ़ाते हैं, नंबर वर्ड, ठीक है, नंबर्स इन वर्ड, ठीक है, नंबर को वर्ड में भी लिखा जाता है, ठीक है, जैसे वन को हम 1 लिखते हैं, ठीक है, इसी को अगर हिंदी में लिखें तो यही नंबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, इसी को अगर तेलुगु में लिखो तो इसको बोलते हैं ओपटी। ऐसे डिफरेंट जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें नंबर के नेम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वैल्यू वही रहेगा, मान वही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों को जो संस्कृति विशिष्ट ज्ञान बोल सकते हैं, जो भाषा से संबंधित या संस्कृति से संबंधित डिफरेंट अलग अलग संस्कृतियों में या अलग अलग भाषाओं में उन्हीं नंबर्स को जो हम शब्द में बोलते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन वैल्यू तो डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों द्वारा प्रारंभिक स्तर अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला संस्कृति विशिष्ट ज्ञान नंबर शब्द है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नंबर वर्ड्स यूज्ड बाय द लर्नर, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, ठीक है। संख्या संक्रियाएं तो सेम होती है, दिक्स्थान संबंधी, प्लेस वैल्यू संबंधी सही वही होती है, गणितीय पहेलियां आदि हल करना ये तो लैंग्वेज में यूज होता है, लेकिन जो छोटे बच्चों द्वारा नंबर वर्ड है वो अलग अलग वर्ड के रूप में बच्चे पहचानते हैं उसको, बट अगर हम मैथमेटिकल देखें तो नंबर को वही नंबर के वैल्यू से पहचानते हैं, राइट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। Which one of the following statements is true with respect to mathematics learning? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, बॉयज आर बेटर एट लर्निंग मैथमेटिक्स एज कंपेयर्ड टू गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों की तुलना में लड़की गणित सीखने में बेहतर है। There must be separate classrooms for children with special needs as they cannot learn with other children. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। Everybody can learn mathematics. प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। Procedural fluency in mathematics will always lead to conceptual clarity. गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे बेस्ट जो करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, है ना, इसमें देखेंगे कि बॉयज आर बेटर एट लर्निंग मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू गर्ल, ये गलत ही ऑप्शन है ना, ऐसा कभी नहीं होता। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ कैन लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है, दोनों इक्वली, जैसा उसका बिहेवियर है उसके आधार से वो सीखता है। देयर मस्ट बी सेपरेट क्लासरूम्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सेपरेट नहीं, इंक्लूसिव क्लासरूम हमको रखना पड़ता है। इंक्लूसिव क्लासरूम में हम सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं, है ना, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। एवरीबॉडी कैन लर्न मैथमेटिक्स, ये कंप्लीटली सही है, हर कोई बच्चा सीख सकता है, कोई थोड़ा स्लो सीखे, कोई तेज सीखेगा, कोई मीडियम सीखेगा, लेकिन हर बच्चा गणित सीख सकता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन हमको देना है, तो बेस्ट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा, राइट। 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 argues for a mathematics curriculum which is ambitious. Which among the following are most appropriate to represent this vision? Curriculum needs to develop students' capabilities in numeracy. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, curriculum needs to develop students' inner resources to think and reason mathematically. ठीक है, curriculum needs to develop students' ability in solving mathematical puzzles. ठीक है, करिकुलम का नीड क्या है ना, पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है न्यूमेरेसी के लिए, ठीक है। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का न्यूमेरेसी, ठीक है, ध्यान देना कीवर्ड्स है न्यूमेरेसी। आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी FLN आ गया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा पॉलिसी आती है एजुकेशन से रिलेटेड, वो पिछले एजुकेशन पॉलिसी से या
करिकुलम फ्रेमवर्क है नेशनल एनसीएफ 2005 से ही वो डेवलपमेंट होकर आती है और उसी से प्रभावित होती है। ठीक है, तो न्यूमरेसी को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। वही चीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में भी है। न्यूमरेसी बच्चों को संख्या जो संख्या ज्ञान है, बच्चों की क्षमताओं का विकास करना बहुत आवश्यक है, संख्या का न्यूमरेसी। ठीक है, सेकेंड में दिया है करिकुलम नीड्स टू डेवलप स्टूडेंट्स इनर रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली। ठीक है, पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन, ठीक है, गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है ना। आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, मतलब बच्चों के अंदर जो निहित मैथमेटिक्स है, निहित मैथमेटिक्स कैसे क्या होगा, रियल लाइफ से रिलेटेड। बच्चे कहीं जा रहे हैं, कुछ खरीदते हुए देखते हैं, कुछ खरीदते हैं या कुछ खाते हैं, कम होता है ज्यादा होता है ना। ठीक है, उनके जो गणितीय व्यवहार है उसको विकसित करने के लिए, उसके गणितीय चिंतन और विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक जो संसाधन है उसी का विकास करना आवश्यक है। तो रियल लाइफ से ये जुड़ता है, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ए एंड बी बोथ में बी करेक्ट। Now second, C. Curriculum needs to develop students' ability in solving mathematics puzzle. Mathematics puzzle solve करना, ठीक है, गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। ठीक है, गणितीय जो पहेलियां हैं बच्चों में रोचकता उत्पन्न करती हैं, उनमें मनोरंजन लाती है, लेकिन सिर्फ गणितीय पहेलियों को की क्षमताओं का विकास करना ये आवश्यक नहीं है ना। गणितीय पहेलियों को सॉल्व करने के लिए उनका विकास करना के लिए ओके, लेकिन गणितीय पहेलियों को सॉल्व करने के लिए विकास करना, मतलब गणितीय पहेलियों से बच्चों का की क्षमताओं का विकास, सिर्फ गणितीय पहेलियों की क्षमताओं का विकास करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ठीक है, तो जहां पर भी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में ए एंड बी लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मैथमेटिकल जो पजल्स है ना, गणितीय पहेलियां हैं, वो बच्चों में रोचकता, उनमें मनोरंजन पैदा कर सकती है, लेकिन उसका विकास करना आवश्यक नहीं है। बच्चे खुद ब खुद उसको सीख जाएंगे या लर्न कर लेंगे, या एक हमारा वो मेथड बन सकता है, लेकिन बच्चों में न्यूमेरेसी का विकास करना और बच्चों में मैथमेटिकल जो रीजनिंग है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, उनमें वो भावना उत्पन्न करना, ठीक है, गणितीय चिंतन उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। According to National Curriculum Framework 2005, primary stage mathematics curriculum should least focus on, है ना, सबसे कम फोकस किस पर करेगा, करता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्टेज स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्टेज में मैथमेटिक्स करिकुलम शुड लीस्ट फोकस, सबसे कम, है ना, सबसे कम केंद्रित करता है कहां, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम में वो सबसे कम केंद्रित कौन करता है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट मैथमेटिकल वोकैबुलरी, प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि बिल्कुल प्रासंगिक गणितीय शब्दावली का विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास, ठीक है, आकार, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, आकार वगैरह 2D 3D के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, करता है ये, है ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूज ऑफ स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों का उपयोग, ठीक है, ये हमारे मैथमेटिक्स में होता है, लेकिन सिर्फ मानक कलन विधियों का उपयोग बोला गया, समस्याओं को हल करने के लिए मानक, जैसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम सिर्फ उसको फार्मूला प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको बच्चे को वो फार्मूला कहाँ से आया, फार्मूला कैसे बनता है, ये फार्मूला कहाँ से आया, उसका ज्ञान देंगे ताकि बच्चा उसके समझ को विकसित कर सके, ठीक है, फार्मूला के समझ को विकसित कर सके। फार्मूला को सिर्फ देना नहीं, फार्मूला से ये फार्मूला है और ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो, ठीक है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ये नहीं बताता है ना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसको बिहेवियर लर्निंग के बारे में बताता है, उसको तार्किक विवेचन से, है ना, गणितीय संकल्पना उसके अंदर विकसित हो, इसलिए वो सिर्फ फार्मूला को नहीं, फार्मूला का है तो बच्चा रटता है फार्मूला को, ठीक है, फार्मूला को रखता है, और फार्मूला रखना ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है, रोड लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता, रोड लर्निंग को कम करना बोलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसके ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ये सभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको रिकमेंड करता है, और फोर्थ को नहीं करता, तो इसमें सबसे कम फोकस करता है ना रोड लर्निंग पर, रोड लर्निंग को कम करना, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
Which of the following is not an objective of formative assessment? फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में इससे भी पहले जो पार्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, है ना। नॉट को ध्यान दीजिएगा और चारों ऑप्शन को देखकर उसके आंसर दीजिए, है ना। नॉट, ठीक है। पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेडागोजी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नॉट का उपयोग होता है और हम ध्यान नहीं देते और हम जो सही आंसर लगता रहता है उसको हम पॉजिटिव में देखते हैं और उसको करेक्ट करके चले आते हैं और बाद में पता चलता है कि उसमें नॉट लिखा था, तो हमने सारे ऑप्शन पढ़े नहीं। अगर सारे ऑप्शन पढ़े होते या क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़े होते तो वो नॉट जो है नॉट जो है उसको ध्यान दिया होता और सही ऑप्शन करके आया, है ना। तो कभी कभी क्या है, हम जल्दबाजी में नॉट को नहीं देखते, हम सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन में दिखता हुआ सही लगता है, हम उसको हम आंसर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आ जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे इसमें to know about child's misconception, to access the child's understanding of construction of knowledge, to introduce a new concept based on the previous concept, to know if a teaching strategy is appropriate or not, ठीक है। हिंदी में बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ये कंटिन्यूअस असेसमेंट होता है, लगातार होते रहता है। बच्चे के भ्रांतियों के बारे में जानना, यस करेक्ट, इसके बारे में हम जानते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट से। ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना, बिल्कुल ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को भी आंकते हैं हम उससे, ठीक है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ठीक है। पिछली अवधारणा के आधार पर नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये हमारा जब लेसन हम जब स्टार्ट करते हैं तो पूर्व ज्ञान से हम जब जोड़ते हैं तो ये हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं करते। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑलरेडी हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऑलरेडी हम पढ़ा दिए रहते हैं, उसी का टेस्ट लेते हैं, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चा कहाँ तक सीखा है, बच्चे में कौन सी मिसकंसेप्शन है, बच्चा हमारी जो तरीके हैं पढ़ाने का जो मेथड है वो समझ पाया है या नहीं, यह जानना कि शिक्षण युक्ति विधि उपयुक्त है या नहीं, हमने जो शिक्षण विधि यूज किया है बच्चा उस शिक्षण विधि के अंतर्गत वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है या नहीं, ये जानने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करते हैं। बट पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है ना, ठीक। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा नहीं, उद्देश्य नहीं है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य 1, 2 एंड 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन। A primary teacher is focusing on the development of mathematical reasoning skills in her students. Which of the following tasks may help her in the most appropriate manner? हिंदी में प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स इन हर क्लास, अपनी कक्षा में गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग करना, गिविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन फॉर्मूला टू प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न, कंडक्टिंग रेगुलर क्लास टेस्ट, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, सॉल्विंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट पर पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करना, ठीक है। सबसे उपयुक्त तरीका, क्योंकि देखो यूज तो हम सभी करते हैं क्लास में, ठीक है, और फोर ऑप्शन हम यूज करते हैं क्लास में, बट सबसे उपयुक्त तरीका क्या है बच्चों में गणितीय तर्कणा और विवेचन की कौशल विकसित करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग स्किल्स और डेवलपमेंट करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका। तो बच्चे क्लास में जुड़े रहें, बच्चे रियल लाइफ से जोड़ सके गणित को, ताकि बच्चे जुड़े रहेंगे तो वो अपने तर्क यूज करेंगे और अपनी विवेचना से आंसर को सही दे पाएंगे या गलत दे पाएंगे, और है ना, बच्चे का कन्वर्सेशन होगा टीचर के साथ। कब होगा? जब बच्चे में रोचकता उत्पन्न होगा, बच्चों के अंदर मनोरंजन की भावना होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो वो कब होगा? जब टीचर गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का उपयोग कर अपनी कक्षा में अपने जो कॉन्सेप्ट है वो प्रस्तुत करता है। गणितीय क्रियाओं और पहेलियों का जब उपयोग करता है बच्चे आसानी से टीचर से जुड़े होते हैं और जो टीचिंग लर्निंग जो मेथड है उससे जुड़े होते हैं और बच्चे अच्छे से सीखते हैं, अपना तर्क देते हैं, सोचते हैं और कन्वर्सेशन चलते रहता है, ठीक है। बाकी अगर बच्चों को हम लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे तो कुछ ही बच्चे उससे जुड़ पाएंगे, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे पाएंगे। कंडक्टिंग रेगुलर क्लास टेस्ट अगर हम रेगुलर लेते हैं तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्लास टेस्ट को में इंटरेस्ट रखेंगे, बाकी बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, है ना। सॉल्विंग टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओनली
जो टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन है उसको ब्लैक बोर्ड में सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारा रियल लाइफ से जोड़ने वाला तरीका सही नहीं हो सकता। तो बच्चे उसमें कभी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल्स यूज कर रहा है, तो उसमें बच्चों के गणितीय तर्कना और विवेचन का कौशल का विकास हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following represents the recommendation of National Education Policy 2020 for curriculum and pedagogy in school? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, ठीक है, अधिगम समग्र और एकीकृत होनी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम and pedagogy in a new 5+3+3+4 design, 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल की पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना। रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन ए न्यू 5+2+3+3 डिजाइन, है ना, 5+2+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल की पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को पुनर्गठित करना। फाउंडेशनल स्टेज शुड इंक्लूड लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए, है ना, सही विकल्प को चयन करना है। तो हम देखेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिकमेंड करता है, ठीक है, उसमें लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रल, ये ऑप्शन सही होगा। लर्निंग शुड बी अधिगम समग्र और एकीकृत होनी चाहिए, है ना, ठीक है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। ठीक, तो ये रिकमेंड करता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। रिकंस्ट्रक्चरिंग जो स्कूल करिकुलम में पेडागोजी है उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है 5+3+3+4 डिजाइन में। जो पहले 10+2 था, जो पहले 10+2 था वो अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ 5+3+3+4 डिजाइन, है ना, ठीक है। तो 5+2+3+3 डिजाइन ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नया डिजाइन स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को जो नया डिजाइन दिया गया है वो 5+3+3+4 डिजाइन है। तो ये भी एनईपी 2020 का रिकमेंडेशन है ना। सी रिकंस्ट्रक्टिंग कैंसिल हो गया, सी वाला, ठीक है। लास्ट में डी वाले में फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। औपचारिक पाठ्यपुस्तकों से अधिगम सिर्फ, है ना, स्टेज में, फाउंडेशनल स्टेज में बुक होते हैं, लेकिन सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से बच्चों का अधिगम शामिल नहीं करना है। उनको उनके रियल लाइफ में जो उनको कॉन्क्रीट जो माहौल है उनके रियल लाइफ के अधिगम का हम माहौल उत्पन्न करेंगे। रियल लाइफ से सीखने के, रियल लाइफ से ही वो सीखेंगे ताकि उसको पाठ्य पुस्तकों से वो जोड़ सके, पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट होंगे। और कहाँ है फोर्थ ऑप्शन में, सॉरी फोर्थ ऑप्शन में नहीं, सेकंड ऑप्शन में ए एंड बी दिया है, यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ए एंड बी, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ए और बी, है ना। डन दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 25 नंबर क्वेश्चन। A teacher uses manipulatives such as blocks, marbles, etc. for developing the concept of multiplication. Use of such multiplicatives, है ना। एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार के हस्तकौशल सामग्री का उपयोग क्रिएट्स कंफ्यूजन एमंग लर्नर्स, क्या कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। टीचर की मार्बल और ब्लॉक्स जो यूज करके मल्टीप्लिकेशन जो सिखा रहा है तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। विद्यार्थी दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है, नहीं, शिक्षार्थी में नहीं करता असमंजस, क्योंकि बच्चे उसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उनको अच्छा लगता है, ठीक है, और जुड़े रहते हैं। उनको खुद भी करने का इच्छा होता है कि मैं करूं, वो बोलते रहते हैं, तो उससे असमंजस उत्पन्न नहीं करता उस, ठीक है। उसमें क्रिएटिविटी उत्पन्न करता है, उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न करता है ताकि बच्चा सीखे। हाइंडर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मल एल्गोरिथम्स, औपचारिक कलन विधियों का समझने में बाधा डालता है। तो ये औपचारिक जो कलन विधि है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उस पे बाधा नहीं डालती, उसको समझने के लिए और उसको बल देती है ना, समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। बच्चे घर में भी वही गोटियों, मार्बल, ब्लॉक्स का यूज करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। अगर हम उसको लर्निंग में यूज करें तो बच्चों को लगेगा वो हम खेल रहे हैं, लेकिन खेल में बच्चा उसको लर्निंग करेगा, सीखेगा। प्रोवाइड्स लीजर टाइम टू यंग चिल्ड्रन, ठीक है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है, ये भी रॉन्ग, छोटे बच्चों को खाली समय नहीं देता, छोटे बच्चों को उसमें व्यस्त रखता है, ठीक है। हेल्प्स इन कंसेप्चुअल लर्निंग, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है।
तो अवधारणा अधिगम में वो सहायक होता है। जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखने में मदद करता है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 नंबर, which of the following is used to analyze the misconception and learning difficulties of children in a particular concept? निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा प्रति भ्रांतियों में अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था फॉर्मेटिव असेसमेंट का, उसमें यही चीज का वर्णन किया गया था, इसी चीज के बारे में बताया गया था। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चों को कोई भ्रांतियों को जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चा कहाँ तक सीखा इसको जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ये भी जानते हैं कि हमने जो युक्ति उपयोग किया, हमने जो मेथड यूज किया है, बच्चा उससे सीखा है या नहीं, या बच्चे उसमें सहज हैं या नहीं, उसको चेक करने के फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। उसका एक और नाम होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण। नैदानिक परीक्षण करते हैं, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नॉन रेफरेंस टेस्ट ये नहीं आएगा, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ये नहीं आएगा, रिमेडियल टीचिंग जो होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद टीचिंग होता है। ठीक है, तो ये रिमेडियल टीचिंग उसके बाद होता है, उपचारिक शिक्षण। क्योंकि हमको नैदानिक परीक्षा में हम बच्चों की भ्रांतियों, अधिगम में आ रही कठिनाइयों को जानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे वो, किस कारण से वो नहीं सीखा है, तो उसी को जानने के बाद उसमें उसके लिए रिमेडियल टीचिंग करते हैं, उपचारिक शिक्षण यूज करते हैं, उसको उसके समझ को विकसित करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, नैदानिक परीक्षा, डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, on the basis of information given in statement, which of the following teaching strategy gives first hand experience to the learner to construct mathematical knowledge? Statement है, a teacher wants to teach the concept that sum of the angles in a quadrilateral is 360 degree teaching strategies, है ना। इसके लिए टीचिंग, एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल 360 डिग्री है। शिक्षण विधियां उपयोग किए गए, 3 शिक्षण विधियां उपयोग किए गए, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार हम पढ़ लेते हैं तीनों जो शिक्षण विधि है। टीचर ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल ऑन ब्लैक बोर्ड एंड मेजर्स इट्स एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर एंड शोज दैट सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है, उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, टीचर ड्रॉज अ क्वाड्रिलेटरल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉज इट्स डायगोनल टू डिवाइड इट इन टू ट्रायंगल्स। He uses angle sum property of triangles to show that sum of the angles of the quadrilateral is 360 degree, है ना। शिक्षक कागज के टुकड़े में चतुर्भुज बनाता है और फिर उसका एक विकर्ण बनाता है ताकि चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों में कोण योग, मतलब त्रिभुज का कोण योग होता है 180 डिग्री, है ना, उसका उपयोग करके दोनों कोणों को 180 प्लस 180 उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल 360 डिग्री है। ठीक है, टीचर asks students to construct various types of quadrilaterals on a piece of paper and measure that their interior angle and find out that sum of the angles in each type of quadrilateral. Choose the correct option, है ना। शिक्षक छात्रों को कागज के टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है। ठीक है, वेरियस टाइप, बहुत सारे, मतलब 4-5 भी दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। ठीक है, उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग ज्ञात करने के लिए कहता है ना। वो अलग अलग चतुर्भुजों के कोणों का योग ज्ञात करके उनके सम ज्ञात करने के लिए बोलता है। अलग अलग चतुर्भुजों के जो कोण है, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ एंगल्स है उसको निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हाँ, क्योंकि हमको क्या बताना है, चतुर्भुज के अंदर आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री अगर हमको सिखाना है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर होने चाहिए, अलग अलग तरीके के चतुर्भुज होने चाहिए। सभी के एंगल्स मापने के बाद उसके सबके सम निकालने पर बच्चे को पता चलना चाहिए कि वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री। तो बच्चे को कांसेप्ट उसमें डेवलप हो जाएगा कि कैसे भी वो चतुर्भुज हो, कैसे भी क्वाड्रिलेटर हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर 360 डिग्री, है ना। तो इसका थर्ड ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है डन दोस्तों। So where is third option? Only 2, sorry only 3, केवल दूसरा ऑप्शन में है केवल 3, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। केवल 1 नहीं हो सकता, ठीक है, केवल 1 और 2 ये भी नहीं हो सकता, केवल 2 और 3 ये भी नहीं होगा, 2 और 3 है ना, केवल 3 ये करेक्ट होगा क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, according to national curriculum framework that 5 which of the following is not true, ये ध्यान दीजिए। For including mathematics used
in various cultures by street vendors and common people. Street vendors and common people के द्वारा मैथमेटिक्स वेरियस कल्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। इन प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स करिकुलम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम देखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पठन विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राइमरी कक्षा के गणित पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज नो लिंकेज बिटवीन फॉर्मल मैथमेटिक्स एंड only one used by street vendors and common people। औपचारिक गणित और पठन विक्रेताओं द्वारा तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। There are immensely rich mathematical activities performed by common people which can be included in classroom discussion। आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण है और उनको कक्षा समृद्ध चर्चाओं में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। Inclusion of diverse mathematical practices of various cultures can be utilized to make mathematics learning interesting and relevant। विभिन्न संस्कृतियों में गणितीय व्यवहार को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है। Children from a diverse culture backgrounds can bring different ways of dealing with numbers, calculation and counting in classroom discussion। विभिन्न पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और कलिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो रिकमेंडेशन है उसके अंतर्गत ये है कि मैथमेटिक्स जो है वो सार्वभौमिक है ना, और मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से जोड़ना है, ठीक है। और उसमें ये भी क्या कहा गया है कि जो इलिटरेट पर्सन है, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी बिजनेस करते हैं, वो लोग भी वेजिटेबल्स सेलर्स और एंड मिल्कमैन, ये सभी इनके भी लाइफ में मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन होता रहता है ना। और उनके द्वारा जो कैलकुलेशन है, उनके द्वारा जो मैथमेटिक्स समझ है, वो जो हम टीचिंग लर्निंग मेथड जो यूज करते हैं उन जो मैथमेटिक्स में है ना जुड़ा हुआ है, उसको रियल लाइफ बेस्ड हम नॉलेज उत्पन्न करने के लिए, गणितीय तर्क उत्पन्न करने के लिए, गणितीय विवेचन उत्पन्न करने के लिए बच्चों के सामने रख सकते हैं है ना। और जो पुराने जमाने के होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, उनको मैथमेटिक्स संक्रियाएं मालूम होती थी, वो मौखिक रूप से ओरली वो मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर लेते थे, संक्रियाएं कर लेते थे और अपना जो भी हिसाब किताब है वो करते रहते थे, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है देयर इज नो लिंकेज बोल रहा है बिटवीन फॉर्मल मैथमेटिक्स एंड वन यूज्ड बाय स्ट्रीट वेंडर्स एंड कॉमन पीपल, है ना। औपचारिक गणित और पठन विक्रेताओं में आम लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाले गणित का कोई संबंध नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी जो एनसीएफ 2005 रिकमेंड करता है, देखिए देयर आर इमेंसली रिच बोला है, इमेंसली रिच मैथमेटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय कॉमन पीपल, है ना। कॉमन पीपल के द्वारा मैथमेटिकल एक्टिविटीज यूज करते हैं वो इमेंसली रिच होता है ना, ठीक है। वो समृद्ध होता है, समृद्ध और महत्वपूर्ण होता है ना। विच कैन बी इंक्लूडेड इन क्लासरूम डिस्कशन में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, ये करेक्ट है ना। मतलब एनसीएफ 2005 में इसका रिकमेंडेशन है ना। इंक्लूजन डाइवर्स मैथमेटिक्स डाइवर्स वेरियस कल्चर्स, है ना, विभिन्न संस्कृतियों और गणितीय व्यवहार को शामिल कर सकते हैं इसमें गणित के अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए। विभिन्न एरिया, विभिन्न संस्कृति के जो आए बच्चे हैं, उनमें गणितीय जो तरीका है, गणितीय करने का तरीका है, वो विभिन्न हो सकते हैं, है ना। और उसमें बच्चों को वो गणितीय लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट ट्रू, ठीक है। नो लिंकेज इसके बारे में लिखा गया है, कोई संबंध नहीं है के बारे में लिखा गया है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, a common error that a mathematics teacher often encounters when children are asked to add two fractions is adding the numerator with the numerator and the denominator with the denominator। What would be the most probable reason for such error, है ना। जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है, तब एक समान त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है ना। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, है ना, लिखित अभ्यास का अभाव, लैक ऑफ अटेंशन इन द क्लास, कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन रिलेटेड टू एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ठीक है। जो फ्रैक्शन है उसको ऐड करने के लिए, जो भिन्न है उसको जोड़ने के लिए बच्चे अंश में अंश जोड़ते हैं, हर में हर जोड़ते हैं, क्योंकि बच्चे को ये जो नेचुरल नंबर का जो संक्रिया है, नेचुरल नंबर का जो ऑपरेशन है वो पता है, ऐड करना है, तो सीधे सीधे वो ऐड कर देते हैं। तो वो नेचुरल नंबर का जो पूर्व कॉन्सेप्ट है ना, पूर्व समझ है, ठीक है, प्री कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल नॉलेज है फॉर द चिल्ड्रन, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नेक्स्ट एंड लास्ट, which of the following assessment techniques will help to reduce the fear and anxiety in mathematics among learner? fear and anxiety, ठीक है। निम्नलिखित में आंकलन कौन सी विधियां अधिगम करते हैं गणित भय और चिंता को कम करते हैं, भय और चिंता कम करते हैं ना, ठीक है। फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स विल हेल्प रिड्यूस, है ना, रिड्यूस करता है फियर एंड एंजाइटी को, है ना। तो हम देखेंगे प्रोजेक्ट, ठीक है, परियोजना कार्य हम बच्चे को जब देते हैं बच्चे बहुत आसानी बहुत अच्छे से उसको करके आते हैं, तो ये तो सही हो सकता है, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग टास्क, है ना, सहयोगी अधिगम कार्य, बच्चों को जब हम सहयोगी अधिगम कार्य देते हैं उनके पीयर ग्रुप में उनको क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट देते हैं या कोई क्वेश्चन देते हैं, कोई समस्या हल करने के लिए देते हैं, बच्चे एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, उसके हेल्प से बच्चे फियर और एंजाइटी उसमें उत्पन्न नहीं होता, है ना। अगर बच्चे को पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं, एग्जाम के पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं, तो बच्चे डिफरेंट टाइप के लर्नर होते हैं और डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप भी होते हैं, तो इसमें बच्चों में फियर और एंजाइटी उत्पन्न हो सकती है ना। समेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन, है ना, लास्ट में योगात्मक आकलन जो होता है समेटिव असेसमेंट, जो कोई भी स्टैंडर्ड है उसके लास्ट में, है ना, नेक्स्ट स्टैंडर्ड जाने के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ताकि बच्चे को पास या फेल हम बता सकें, ठीक है। तो ये भी बच्चों में फियर उत्पन्न करता है ना, ठीक है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन फियर उत्पन्न करता है, पेपर पेंसिल टेस्ट ये। लेकिन बच्चों को जब हम कोई परियोजना कार्य देते हैं ये भी एक टेस्ट होता है, लेकिन बच्चा उस परियोजना कार्य को कंप्लीट करता है बहुत आसानी से, क्योंकि वो घर जाता है, घर में घर आता है, घर के आसपास कोई प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है तो उसको बहुत मतलब किसी की मदद से या फिर अपने इंटरेस्ट से उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है, सीखता है ना। कोऑपरेटिव लर्नर्स, ये बच्चे आपस में कोलैबोरेट करके, बच्चे आपस में बातें करके, बच्चे आपस में डिस्कशन करके किसी समस्या को सॉल्व करते हैं और उसमें समझ विकसित होती है। और इन दोनों में ए एंड बी ऐसा ऑप्शन है जिसमें बच्चे की जो भय है वो कम होती है और बच्चों की एक एंजाइटी है ना, ठीक है, चिंता है, वो कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन में ए एंड बी दिया गया है और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन दोस्तों, सो हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चन जो पेडागोजी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी आपको वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि और भी आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। हम आने वाले सीटेट तक बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको मिल सके और आपको नेक्स्ट सीटेट पेपर 1 के लिए आप तैयार हो जाएंगे, है, ठीक है। आपको वीडियो जैसा देखना है, चाहे स्लो मोशन में देखिए, फास्ट देखिए, ठीक है, या नॉर्मल देखिए, आपको जैसा समझ आता है आप देखिए, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता आप दोबारा उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस चैनल।